मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारिक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और मेरे YouTube चैनल नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस या एसएससी ही क्यों ना हो, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, मुझे पता है स्टूडेंट्स का ज़्यादातर समय पढ़ाई के कंटेंट को व्यवस्थित करने में निकल जाता है। इसीलिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं रोज़ 10 से 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूँ और उनको डिस्कस भी करता हूँ। इन वीडियोस में मैं न सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि उन एमसीक्यूज़ का 360 डिग्री पर्सपेक्टिव भी आपको बताता हूँ। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक है उसकी क्या हिस्ट्री है, उस टॉपिक के क्या एडवांटेजेस है, यूपीएससी उससे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ जो कि हर एक यूट्यूबर चाहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए आपको हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मेरा जो कंटेंट रहता है वो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, स्टडी आईक्यू से और दृष्टि आईएएस से उठाता हूँ। और मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ने में ही 1 से 1.5 घंटा लगा देते हैं, जो कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही दिक्कत वाली बात। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, उन एमसीक्यूज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ विद 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ना लाइक बढ़ रहे हैं, ना शेयर बढ़ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। चलिए, मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेरी दे रखी है, तो यहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। द वर्ड द डेनिसोवन इज समटाइम्स मैंशनड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। दोस्तों, ये बोलना चाह रहा है कि एक वर्ड है डेनिसोवन जो कि हर बार न्यूज़ में रहता है, इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोरस। ऑप्शन बी, अ केव सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। या ऑप्शन सी, एन अर्ली ह्यूमन स्पेशीज़। गाइस, डेनिसोवन का मतलब होता है एक अर्ली ह्यूमन स्पेशीज़ है ये। नीचे मैंने आपको 2 इमेजेस दिखाई है जिसमें एक आदमी है। पहले अपन ऐसे ही दिखा करते थे। ये जो आदमी है इसी को ही दोस्तों डेनिसोवन बोला जाता है। तो डेनिसोवन जो है एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। रिसेंटली 70 पाबो गॉट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन डेनिसोवन। हाल ही में ही कल अपन ने एक वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2022 का जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के अंदर है वो गाइस 70 पाबो को दिया गया है। आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड ही मैंने गाइस ये क्वेश्चन लगाया है कि डेनिसोवन का मतलब क्या होता है। डेनिसोवन एक्सटिंक्ट almost about 15,000 to 30,000 years ago. They are another population of early humans who lived in Asia.
दोस्तों ये जो डेनियोसोवन स्पीशीज़ है, जो कि एक अर्ली ह्यूमन इंसान थे, ये बेसिकली एशिया के अंदर रहा करते थे। आपने होमिनिड्स, होमिनॉइड्स और प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा होगा, वहीं से ही निकलकर ये शब्द आया है डेनियोसोवेन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है आपसे कि जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के अंदर दिया गया है 70 पाबो को, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये है गाइस स्वीडन। नीचे मैंने आपको मैप दिखाया है, उसमें भी स्वीडन को दर्शाया गया है। स्वीडन के सवाते पाबो को मेडिसिन का नोबेल 40 साल पहले पिता ने भी जीता था पुरस्कार। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ रहा होगा, मेरा कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिसेंटली इंडिजीनियस बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर was inducted in Indian Air Force. What is the name of the helicopter? हाल ही में ही गाइस इंडियन एयर फोर्स के अंदर इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया है, यानी कि कह लीजिए कि इंडियन एयर फोर्स ने इंडियन मटेरियल से ही इंडिया के अंदर ही एक हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया है। उसका जो नाम है वो है ऑप्शन ए प्रचंड। अब चूंकि अपन बात कर रहे हैं इंडिजीनियसली बिल्ट के बारे में, तो एक्सप्लेनेशन देखिए। मेक इन इंडिया कैंपेन को दोस्तों लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर। एम ऑफ द मेक इन इंडिया इज़ लोकल फॉर ग्लोबल। यहाँ पर आपको नोट ये करना है कि चूँकि अपन इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको दो चीज़ें पता रहनी बहुत ज़रूरी है। पहली, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो है एयर मार्शल संदीप सिंह, और दूसरी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है दोस्तों विवेक राम चौधरी। तो आपको ध्यान रहेगा कि इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है और उसका जो नाम है वो है दोस्तों प्रचंड। नीचे मैंने आपको उस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी डाल रखी है, मेक इन इंडिया का लोगो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गॉट शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2022? इसका जो सही आंसर है वो है गाइस युंकिंग टैंग। युंकिंग टैंग जो व्यक्ति है उनको हाल ही में ही शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि वो युंकिंग टैंग जो है वो बेसिकली शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ को ले रहे हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है इस क्वेश्चन का। शानमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, जिसको अपन शास्त्रा कहते हैं, गिव दिस अवार्ड फ्रॉम 2005 टू दोज हु मेड ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैथ्स। तो गाइज ये जो शास्त्रा है, जिसकी फुल फॉर्म है शानमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी, ये बेसिकली 2005 से ही जो भी लोग बाग मैथ्स के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस शास्त्रा का जो हेडक्वार्टर है वो है तमिलनाडु के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके एक अपना टॉपिक दे रखा है गाइज यूपीएससी के अंदर, जीएस पेपर के अंदर, तो हो सकता है कि उसमें से आपसे रामानुजन के बारे में क्वेश्चन बन जाए। रामानुजन का जन्म हुआ था इरोड के अंदर। इरोड बेसिकली एक विलेज है चेन्नई में। इन्होंने ह्यूज कंट्रीब्यूशन दी मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये रामानुजन जी जो है वो केवल 32 ईयर्स की एज में ही इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ हो गई थी। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए गए थे। गॉडफ्रे हेरोल्ड जो कि वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनके इनविटेशन के ऊपर ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन रामानुजन जी का जन्म हुआ। तो यहाँ इस स्लाइड में से आपको जो पॉइंट नोट डाउन करने हैं वो ये है कि रामानुजन जी जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो कब मनाया जाता है, प्लस ये किसके इनविटेशन के ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए थे, प्लस हाल ही में ही शास्त्रा ने रामानुजन अवार्ड किस पर्सनैलिटी को दिया है। तो सही आंसर है युंकिंग टैंग। क्वेश्चन नंबर 4, टोकनाइजेशन इज अ न्यू सर्विस लॉन्च्ड विच इज रिलेटेड विद। ऑप्शन ए कार्ड, ऑप्शन बी बिटकॉइन, ऑप्शन सी फॉर गेमिंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कार्ड।
टोकनाइजेशन बेसिकली एक नई सर्विस है जो कि रिलेटेड है कार्ड से। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों कि आप अगर कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो पहले क्या होता था कि अपने को पूरी उस कार्ड की डिटेल भरनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर मर्चेंट चाहेगा तो उसकी जो कार्ड की डिटेल्स है उसका एक टोकन बन जाएगा। वो टोकन जो है वो मास्क किया हुआ होगा, यानी कि XXXX के अंदर बेसिकली दिखाया हुआ होगा। तो आप अगर कुछ भी पेमेंट करेंगे तो आपकी कार्ड की डिटेल्स दूसरे के पास नहीं जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये, अगर आप अलग अलग जगह के ऊपर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अलग अलग जगह पर टोकन बनाना पड़ेगा। यहाँ नीचे मैंने आपको समझा रखा है व्हाट शुड अ कार्ड होल्डर डू अंडर टोकनाइजेशन। समझिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि आप एक मर्चेंट हैं। इसके बाद द मर्चेंट इनिशिएट्स टोकनाइजेशन बाय आस्किंग फॉर योर कंसेंट टू टोकनाइज द कार्ड। आप कुछ भी खरीद रहे हैं या आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी आपसे पूछेगी कि क्या सर आप अपने कार्ड का टोकनाइजेशन या अपने कार्ड को टोकन करना चाहते हैं। वंस यू गिव द कंसेंट इट सेंड्स टोकनाइजेशन रिक्वेस्ट टू द कार्ड नेटवर्क। अगर आपने बोला हाँ मैं मेरी कार्ड की डिटेल्स को टोकन फॉर्म में देना चाहता हूँ, तो फिर आगे मर्चेंट जो है इसको टोकन फॉर्म में देगा। द कार्ड नेटवर्क creates a token as a proxy to the card number and sends it back to the merchant. You approve transaction with CVV and OTP. The merchant saves this token for subsequent transactions. For making payment to a different merchant or from a different card, tokenization to be done again. कुल मिला के दोस्तों 100 बात की एक बात है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी से भी पेमेंट करना है तो पहले आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर चाहें आप तो आपकी इन्फॉर्मेशन अगले के पास नहीं जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन टोकन फॉर्म के अंदर जाएगी। टोकन फॉर्म बेसिकली 16 डिजिट के कुछ नंबर्स होंगे। अब दोस्तों इसको लाने के बाद फ़ायदा ये होगा कि जो फ्रॉड है वो होना बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि इस टोकनाइजेशन स्कीम को किसने लॉन्च किया है, तो वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है यूपीएससी आपको ऑप्शन में ये दे दे कि टोकनाइजेशन हर बार सेम ही रहता है, तो वो ऑप्शन गलत है। अगर आपको अलग अलग मर्चेंट को मनी ट्रांसफ़र करना है तो आपको अलग अलग बार अपने कार्ड का टोकन फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ साफ लिख रखा है for making payment to a different merchant or from a different card, tokenization to be done again. आई होप कि आपको आसान से शब्दों के अंदर टोकनाइजेशन क्या है, किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने लॉन्च किया है। दूसरी चीज़, पेमेंट करने का ही ऑप्शन है, बस फ़र्क इतना है कि आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है वो एक टोकन फॉर्म में बन जाएगी और वो जो टोकन के जो नंबर होंगे वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। Next question. Who among the following has been appointed as a Vice President of the International Astronautical Federation? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल कुमार। अनिल कुमार जी को हाल ही में ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मैंने आपको लोगो भी दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। नीचे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रखा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 1951 के अंदर। इसको फाउंड किया गया था पेरिस, फ्रांस में। इसका जो एम है, नाम से ही आप पहचान सकते हो, एस्ट्रोनॉटिकल मतलब एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। सो इसका एम है कोऑपरेट विद नेशंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। 72 नेशंस ने मिलकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन को फॉर्म किया था। 2022 की जो मीटिंग है दोस्तों वो बेसिकली पेरिस, फ्रांस के अंदर हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके शायद यूपीएससी में तो पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछती। लेकिन सीडीएस या एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे एलन मस्क के कोई स्कीम के बारे में पूछ ले, नासा के बारे में कोई पूछ ले, मंगलयान मिशन के बारे में कोई पूछ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। हु रिसेंटली वॉन
द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी। हाल ही में ही किसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, किस कंपनी को बेसिकली ये अवार्ड मिला है? तो गाइज़ हाल ही में ही जो एज्यूरे पावर करके कंपनी है, या एज्यूरे पावर जो कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से बेसिकली सम्मानित किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने गोल्डन पीकॉक अवार्ड का लोगो लगा रखा है और उसके साइड में एज्यूरे पावर कंपनी का भी लोगो लगा रखा है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी किसको दिया गया है? द राइट आंसर इज एज्यूरे पावर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एज्यूरे पावर अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वर्क एंड सोलर पावर। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है पावर, पावर इन द सेंस कि ये सोलर पावर को जनरेट कर सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती है। दोस्त इस अवार्ड का जो एम है, अच्छा यहाँ पर एक पेज है दोस्त। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दो तरह के होते हैं। पहला गोल्डन पीकॉक अवार्ड एनवायरनमेंट के लिए भी दिया जाता है, दूसरा गोल्डन पीकॉक अवार्ड सस्टेनेबिलिटी के लिए भी दिया जाता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका वाइस यूज़ करें, आप उनका बेटर यूज़ करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप उनका कम यूज़ करें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये मतलब होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करें उनको, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए आप उनको बचा सकें। ये देखिए दोस्तों, टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 17 है नंबर के अंदर, मैंने आपको नीचे स्लाइड में भी दिखा रखा है। और जो टारगेट है अपने को जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको अपने को अचीव करना है वो 2030 तक का टारगेट है। और जिस हिसाब से सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली सरकार जो है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेगी। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इनको अडॉप्ट किया गया था। नीचे स्लाइड में भी दे रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स न्यूयॉर्क के अंदर 2015 में बेसिकली इनको अडॉप्ट किया गया था, ध्यान रहेगा। इसके बगल वाली स्लाइड में दोस्तों मैंने आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम भी दिखा रखे हैं। ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 किससे रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है। तो आपको मोटा मोटी ध्यान होना चाहिए कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर। आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनका नाम ध्यान ज़रूर होना चाहिए, उनका नंबर ज़रूर ध्यान होना चाहिए जो कि चर्चा में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोवर्टी एक जनरल इशू है, एथिक्स के पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पोवर्टी पता होना चाहिए कि पोवर्टी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नंबर 1 है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी दोस्तों चर्चा में रहता है, पता होना चाहिए कि इसका SDG 7 है। क्लाइमेट एक्शन चर्चा में रहता है, IUCN बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए कि इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है। आई होप कि आप इसको रीड कर लेंगे और समझ भी रहे होंगे सेशन को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई डोंट नो कि आप किसका वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में ही आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड विच डे एंड विच मंथ एज वर्ल्ड हैबिटेट डे। ये मेरी क्लास में अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि हाल ही में ही यूनाइटेड नेशन ने किस डे को और किस मंथ को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में डेजिग्नेट किया है। तो इसका राइट आंसर है मंडे अक्टूबर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब अक्टूबर का महीना आएगा और अक्टूबर के महीने के आने के बाद जो भी पहला मंडे होगा उसको वर्ल्ड हैबिटेट डे डिस्कस किया जाएगा या मनाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी 3 अक्टूबर गई है और सबसे पहला जो मंडे आया है दोस्तों वो 3 अक्टूबर को आया है। तो जो 3 अक्टूबर को मंडे आया है उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे को डिस्कस किया गया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर एज वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम जो रखी गई है वो रखी गई है माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। बहुत ही अच्छी थीम है। नायरोबी जो कि कैपिटल है केन्या की, वो सबसे पहली कंट्री थी दोस्तों जिसने कि वर्ल्ड हैबिटेट डे को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अक्टूबर के अंदर जो भी पहला मंडे आएगा उस पहले मंडे को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। इस महीने में इस साल अक्टूबर में पहला मंडे 3 तारीख को आया था, इसीलिए ही 3 अक्टूबर को चूँकि मंडे था इसीलिए ही 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। नीचे मैंने आपको इमेज के मदद से भी समझा रखा है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मेरी स्लाइड के अंदर मैं इमेज को डालूँ, हर मेरी स्लाइड के अंदर मैं जो है कलर का यूज़ करूँ, हर मेरी स्लाइड में जितना हो सके मैं क्रिएटिविटी दिखाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना वैसे ही एक मुश्किल काम है और दूसरी चीज़ यूपीएससी की तैयारी करना तो और भी मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाउ मैनी वंदे भारत ट्रेन करंटली ऑपरेशनलाइज्ड इन इंडिया। भारत के अंदर दोस्तों फ़िलहाल 3 वंदे भारत ट्रेन चलती है, मतलब 3 स्टेशन को वंदे भारत ट्रेन जो है कनेक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ही नई वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेशनलाइज्ड किया है जो कि चलेगी गांधीनगर से मुंबई। ये देखिए, करंटली देर आर 3 वंदे भारत ट्रेन्स रैन इन इंडिया। पहली जो वंदे भारत ट्रेन चलती है वो न्यू दिल्ली से कटरा तक चलती है। अब आप सोचेंगे कटरा कहाँ है, तो कटरा जम्मू के अंदर पड़ता है। जब भी आप माता वैष्णो देवी के घूमने के लिए जाएं, और अभी मत जाइएगा, पहले यूपीएससी क्रैक कर लीजिए उसके बाद जाइएगा। तो कटरा जो है वहाँ पड़ता है माता वैष्णो देवी के पास। तो पहली जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से कटरा तक चलती है वंदे भारत। दूसरी जो है वो नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती है। और थर्ड जो ट्रेन है जिसको हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वो चलती है फ्रॉम गांधीनगर टू मुंबई। नीचे मैंने आपको डायग्राम की मदद से फीचर्स भी बता रखे हैं वंदे भारत ट्रेन के। लाइक ये इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इंडिजीनियसली डिज़ाइंड का मतलब होता है दोस्तों कि ट्रेन के अंदर जो ज़्यादातर मटेरियल है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ है। पिछले की स्लाइड में मैंने आपको मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल के बारे में समझाया था, आप दोबारा उस स्लाइड को विजिट कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन को ही अपन ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये आईएसएफ फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई, वहाँ पर बेसिकली वंदे भारत ट्रेन बनती है। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है दोस्तों इसके अंदर एक कवच सिस्टम लगाया गया है। अब कवच सिस्टम बेसिकली एक वो सिस्टम है जो कि ट्रेन को भिड़ने से रोकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम है तो जैसे ही वो 2 ट्रेन सामने आएगी तो वो दोनों ट्रेन अपने आप ही रुक जाएगी। अब आरडीएसओ ग्रुप ने इसको डेवलप किया है कवच सिस्टम को। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ये फ्रेम कर दे कि कवच सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद व्हाट। ऑप्शन ए वो आपको दे दे कि आर्मी से रिलेटेड है, ऑप्शन बी वो आपको दे दे कि ट्रेन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी वो आपको दे दे कोई हेलीकॉप्टर का नाम है। तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे ट्रेन नहीं करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेंगे कवच है इसका मतलब कोई प्रोटेक्शन दे रहा होगा, और प्रोटेक्शन दे रहा होगा तो आर्मी में ही यूज़ होगा, जो कि गलत है। कवच सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी मदद से ट्रेन कोलाइड होने से बच सकेगी। सो आई होप कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही आपका प्रेम बनाए रखें। थैंक्स। और इसकी जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल आउट कर दूँगा। कल मिलते हैं। आज का दिन आपका शुभ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।